हेलो। जैसा कि आज आप लोग को पता है कि हम लोग की आज जो वीडियो श्रृंखला का 7वां नंबर का लेक्चर है, जिससे पहले हम लोग 6 वीडियो का अपलोड कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये 7वां वीडियो देखने से पहले 6 वीडियो को देखें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेस क्लियर हो जाए और आगे के जो कंटेंट रहेंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसने किसको मारा, किसने किसके बाद कौन शासक बना, अगर ये आपको क्लियर रहेगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा और बढ़िया मस्त याद हो जाएगा। तो आज हम लोग कौन से वंश का अध्ययन करेंगे, तो पांडु वंश या सोमवंश का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, थोड़ा वीडियो आने में देर हो रहा है क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें तैयारी में थोड़ा सा बिजी हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जैसे ही मेरा कमिटमेंट है कि आपको छत्तीसगढ़ पूरा निःशुल्क में बता के दिया जाएगा, तो वो 100% पूरा होगा। ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बढ़िया मस्त नोट्स वोट्स सब दे दूंगा एकदम फ्री में। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। और जैसे ही इसके 500 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं आपको दर्शन शास्त्र की क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा, जो CGPSC प्री के अनुसार रहेगा, और पूरा कंप्लीट दर्शन शास्त्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पांडुवंश। पांडुवंश के पहले किस वंश ने शासक किया था, तो पांडुवंश के पहले सरबपुरी वंश के शासक थे। कौन थे? प्रवरराज द्वितीय थे। तो प्रवरराज द्वितीय को किसने मारा था, तो प्रवरराज द्वितीय को इंद्रबल ने मारा था। ठीक है, इंद्रबल ने मारकर पांडुवंश की नींव रखी थी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहले की वीडियो में क्या था। वही मैंने लिखा है कि इंद्रबल ने सरबपुरी वंश को समाप्त कर दिया और पांडुवंश की स्थापना की। ठीक है, जो सरबपुरी वंश के जो शासक थे कौन थे? प्रवरराज द्वितीय। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसके पहले का 6वें नंबर का वीडियो देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो प्रवरराज थे, सरबपुरी वंश के शासक कौन थे कौन नहीं थे, पूरा अच्छे से क्लियर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंद्रबल ने सरबपुरी वंश के शासक की हत्या कर दी और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी। और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की कितनी शाखा थी, तो पहले सिरपुर के पांडु वंश थे, सिरपुर के पांडु वंश थे, मैकल के सोमवंश थे, और उड़ीसा के सोमवंश थे, और कांकेर के सोमवंश थे। तो आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो सिरपुर के पांडु वंश का अध्ययन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक वीडियो है, और जो कल जो एक वीडियो आएगा इसमें आपका पूरा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन मिडिवल हिस्ट्री को प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे उसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, प्राचीन इतिहास ईजी था और मिडिवल हिस्ट्री बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखिएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा मैं, इसकी गारंटी है आपको, वो भी एकदम फ्री में। और मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है, कंटेन है, 5-6 बुक को और क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं, कहीं भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़िए, पूरा इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिरपुर के पांडुवंश। आज हम लोग सिरपुर के पांडुवंश को पढ़ेंगे। जो फिर कल जो वीडियो आएगा उसमें मैकल के सोमवंश और उड़ीसा के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश का अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का लेक्चर नंबर 7, जिसमें किसका अध्ययन है? पांडुवंश का। तो पांडुवंश देखने से पहले अपन लोग ये जान लेते हैं कि पांडुवंश में कौन कौन राजा थे, क्या क्या थे, कैसे थे। तो जो पांडुवंश में जो प्रथम जो थे उसको उद्यन बोला जाता है। उद्यन को पांडुवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में इनके संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर उद्यन के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बनते? इंद्रबल बनते हैं। फिर इंद्रबल के उनके एक 4 पुत्र होते, जिनका क्या नाम था? नंदराज था, सुरबल था, ईशान देव था और भवदेव, जिसको रणकेसरी के नाम से भी जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इंद्रबल थे। ठीक है, फिर इंद्रबल के कौन शासक बनते? नंदराज बनते हैं। नंदराज के बाद उनके पुत्र तीवरदेव शासक बनते हैं। फिर तीवरदेव के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बनते? नंदराज द्वितीय बनते हैं। फिर नंदराज द्वितीय के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके चाचा चंद्रगुप्त बनते हैं। फिर चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त बनते। फिर हर्षगुप्त के वसाटा देवी कुछ दिन तक शासक करती है। फिर उसके बाद उनके जो पुत्र है कौन है? महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। और इनके काल को ही छत्तीसगढ़ का स्वर्ण पांडुवंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेगा। पहले कौन था? उद्यन था, फिर इंद्रबल के 4 पुत्र, फिर उनके बाद तीवरदेव, नंदराज देव, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर हर्षगुप्त, वसाटा देवी, फिर महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। अब हम लोग एक एक करके एक एक शासक के बारे में क्या क्या जानकारी है और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि में इंपॉर्टेंट है, उसको देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको देखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग
उद्यन को देखते हैं। उद्यन को ही पांडु वंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उद्यन को पांडु वंश का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इसका उल्लेख जो मिलता है कालंजर के शिलालेख से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? कालंजर के शिलालेख के अनुसार, कालंजर का जो एक शिलालेख है उसके अंदर पांडु वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। और इनका जो उद्यन का कोई भी ताम्रपत्र और शिलालेख नहीं मिला है। जो उद्यन थे इस शासक का कोई भी किसी भी तरह का ताम्रपत्र और शिलालेख कहीं पे नहीं मिला है। ठीक है, और इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? इंद्रबल बनते हैं। ठीक है, और इंद्रबल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है कि भरत बल है। ठीक है, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था लोक प्रशासा। और लोक प्रशासा किस वंश की थी? तो लोक प्रशासा सरभपुरी वंश की अमराज्य कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सोमवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? जो छत्तीसगढ़ में सोमवंश का वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को ही माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सोमवंश का वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को ही माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो इंद्रबल जो थे, इन्होंने एक इंद्रपुर नामक शहर बसाया जिसको अभी वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। और खरौद कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा में पड़ता है। और साथ ही यहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किसने? तो इंद्रबल ने। तो क्वेश्चन पूछेगा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंद्रबल ने। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो खरौद के शिलालेख के अनुसार इसके पुत्र को लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करता बताया गया। वो कौन है? ईशान देव है। ठीक है, और जो सरभपुरी शासक थे, जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, सरभपुरी शासक सुखदेव, वो इनके सामंत थे। मतलब इन दोनों एक साथ शासक कर रहे थे। सरभपुरी वंश और इंद्रबल दोनों एक साथ ही शासक कर रहे थे। तो इसी में ये भी एक फैक्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है जो इंद्रबल के सामंत किस वंश के शासक थे? तो चाहे सामंत पूछे या राजा का नाम पूछे, आपको पता होना चाहिए जो इंद्रबल के सामंत सरभपुरी वंश के सुखदेव थे। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ का लिखा है यहाँ पे। इंद्रबल के जो शासक थे सरभपुरी वंश के सुखदेव थे। और इंद्रबल के कितने पुत्र थे? तो इंद्रबल के 4 पुत्र थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन कौन थे? नंदराज थे, ईशान देव थे, सूरबल थे या भवदेव थे। और भवदेव को ही रणकेसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भवदेव को ही रणकेसरी के नाम से जाना जाता है। और इनके विषय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बंधक शिलालेख से प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़िया मस्त एक फैक्ट को मन में बैठाइए, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, इसकी गारंटी। अगर इसके बाद भी कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो इंद्रबल के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? नंदराज प्रथम था। फिर दूसरा पुत्र कौन था? सूरबल था। फिर तीसरा पुत्र कौन था? ईशान देव था। और ईशान देव को ही खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के और ईशान देव का जो वर्णन है, ईशान देव का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया? खरौद के शिलालेख में किया गया। और खरौद के शिलालेख के अनुसार ही ईशान देव को लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करता भी कहा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछे कि खरौद के शिलालेख के अनुसार किसको मतलब मंदिर का निर्माण करता कहा गया है, तो ईशान देव को। ठीक है, चौथे पुत्र और इनके चौथे पुत्र को किस नाम से जाना? चौथे पुत्र को भवदेव के नाम से जाना जाता है। और इनका उपनाम क्या है? रणकेसरी नाम है। इसका उपनाम क्या है? रणकेसरी है। और इसके विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बंधक शिलालेख से प्राप्त होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता के दे रहा हूँ, ये जो कंटेंट है आपको पूरे यूट्यूब में खोज लीजिएगा, किसी ने नहीं बताया है। सब छोटे छोटे कंटेंट 4-5 फैक्ट बता के वंश को समाप्त कर देते हैं, और ये जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको देखिए, पहनिए और उन लोगों तक पहुंचाए जिनको इसकी ज़रूरत है। फिर इसके बाद इनके कौन शासक बनते हैं? नंदराज प्रथम कौन थे? इंद्रबल के पुत्र थे। ठीक है, नंदराज जो प्रथम थे वो इंद्रबल के पुत्र थे। नंदराज प्रथम इंद्रबल के बाद उत्तराधिकारी बनते तथा अपने जो शेष 3 भाई थे, 3 भाई कौन कौन थे? ईशान देव, सूरबल और भवदेव थे। उनको क्या बनाया? मंडलाधिपति स्थापित किया। ठीक है, मंडलाधिपति बनाया। ठीक है, क्या बनाया? मंडलाधिपति बनाया। फिर नंदराज प्रथम के बाद फिर उनके पुत्र कौन है? तीवर देव। ठीक है, और तीवर देव की जो सबसे पहली जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? तो राजिम से प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? 1785 में प्राप्त होती है। और इनका पहला ताम्रपत्र भी मिलता है 1785 में। तीवर देव का पहला ताम्रपत्र मिला, कहाँ से मिला? राजिम से मिला। तो मैंने वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है, राजिम से इनका पहला
ताम्रपत्र मिला, किसका, तीवर देव का प्राप्त हुआ। ठीक है, और छोटे छोटे फैक्ट देखते जाइए। महाशिव तीवर देव के ये किसके पुत्र थे, तो नंदराज के पुत्र थे, और नंदराज के पुत्र थे तथा उत्तराधिकारी जो महाशिव तीवर देव के इस वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, इस वंश के प्रतापी शासक कौन था, महाशिव तीवर देव। ठीक है, और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसने क्या उपाधि धारण की थी, तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और एक और उपाधि क्या थी, इनकी उपाधि राजा धीराज की उपाधि थी, और परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी। राजा धीराज और परम वैष्णव की भी उपाधि धारण की थी। और इनके मुद्रा में किस उपाधि का वर्णन है, तो सकल कौशलाधिपति का वर्णन किया गया। इनकी मुद्रा की उपाधि थी। और ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इनके राज मुद्रा में किसका चित्र उत्कीर्णन है, तो इनके राज मुद्रा में गरुड़ का चित्र उत्कीर्णन। और इसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। इनके कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए, तो इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। पहला कौन सा, राजिम है, दूसरा कौन सा, बालोद है, तीसरा कौन सा, बोड़ा है। बोड़ा कहाँ पड़ता है, रायगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और इनकी पुत्री का विवाह नंदराज नामक राजा से हुआ था। जो इनकी जो पुत्री थी उनका विवाह नंदराज नामक राजा से हुआ था। संयोगवश इनके पुत्र और दामाद दोनों का नाम ही सेम था। इनके पुत्र का नाम भी नंदराज था और इनके दामाद का नाम भी नंदराज था। तीवर देव ने अपने दामाद को एक उपाधि दी थी। तीवर देव जो प्रतापी शासक थे, उन्होंने अपने एक दामाद को उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी, तो पंच महाशब्द की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी, तो पंच महाशब्द की उपाधि दी थी। और तीवर देव की मृत्यु कैसे हुई थी, तो तीवर देव की मृत्यु दक्षिण में एक राजा थे जिनका नाम था विष्णु कुंडी माधव वर्मन। जो दक्षिण के एक राजा थे जिनका नाम था विष्णु कुंडी माधव वर्मन से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु को, तीवर देव की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद कौन शासक बनते, नंदराज द्वितीय के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इनका एकमात्र ताम्रपत्र अडभार से प्राप्त होता है। और इनके ताम्रपत्र में इनको क्या पता है, कौशल मंडलाधिपति कहा गया है। इनके जो ताम्रपत्र में क्या कहा गया, कौशल मंडलाधिपति भी कहा गया है। ठीक है, और ये किसके उपासक थे, तो ये विष्णु के उपासक थे। और इन्होंने क्या काम किया था, तो महाराष्ट्र की ओर साम्राज्य का विस्तार किया। और उनके जो सामंत थे देवर्षित का विशेष योगदान था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, सैनिक पाल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, फिर इनके बाद कौन शासक बनते हैं, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या विशेष जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त यह जो था तीवर देव का छोटा भाई था और नंदराज द्वितीय के चाचा थे। यह तीवर देव का छोटा भाई था, मतलब तीवर देव का छोटा भाई था। और तीवर देव का छोटा भाई था मतलब नंदराज जो प्रथम था उसके पुत्र था। और नंदराज द्वितीय के क्या थे, चाचा थे। ठीक है, आप वो वाला मैप देखिएगा जो हम ऊपर बताया हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि नंदराज संतान विहीन था। जो नंदराज जो द्वितीय था वो उसके कोई पुत्र नहीं थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक करता, चाचा जी को शासक बना दिया जाता है। और इनका जो वर्णन क्या था, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। जो चंद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ मिलता है, सिरपुर के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र होता है हर्षवर्धन। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कौन है, हर्षवर्धन यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। और इनका विवाह किससे हुआ था, तो इनकी विवाह मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से हुआ था। ठीक है, मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से हुआ था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई थी तो रानी वसाटा ने उनकी स्मृति में, मतलब उनकी याद में, जैसे मुमताज ने शाहजहां की याद में ताजमहल बनाया, तो उन्होंने वसाटा देवी ने हर्षगुप्त की जब मृत्यु हुई तो उनके संदर्भ में एक विष्णु मंदिर बनाया। सिरपुर में एक विष्णु मंदिर का भव्य मंदिर बनवाया जो आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है। तो मैंने वही लिखा है, हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वसाटा देवी ने उनकी स्मृति में एक सिरपुर हरि को विष्णु बोलते हैं, एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया
लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है। ठीक है, आज किस मंदिर के नाम से विख्यात है? तो लक्ष्मण मंदिर से विख्यात। और ये जो उत्तर गुप्त का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, और ये जो मंदिर है उत्तर गुप्त काल का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और यह मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। ठीक है, यह भारतीय शिल्प कला का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। और इनके जो पुत्र कौन थे? महाशिव गुप्त बालार्जुन थे और रणकेसरी थे। तो हम लोग अब महाशिव गुप्त बालार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। महाशिव गुप्त बालार्जुन का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 595 से 655 ईस्वी तक रहता है। महाशिव गुप्त बालार्जुन का शासनकाल कब से कब तक है? 595 से 655। IMP या CGPSC में वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, महाशिव गुप्त काल का शासनकाल के बारे में बताइए तो 595 से 655 तक है। ठीक है, अब महाशिव गुप्त बालार्जुन के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। जो महाशिव गुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल था, इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इसका शासनकाल सबसे लंबा शासन था, लगभग 60 वर्ष का था। इनका जो शासनकाल था वो सबसे लंबा था, लगभग 60 वर्ष का। इनकी उपाधि क्या थी? परम महेश्वर और रणकेसरी और महंत की उपाधि थी। और बचपन से ही ये धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें बाला अर्जुन की उपाधि दी गई थी। बचपन से ही ये धनुर्विद्या में निपुण थी, इसलिए इन्हें बाला अर्जुन की उपाधि दी गई। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी सिरपुर थी। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव मतलब शिव को मानते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और इनके जो राज्य के जो कवि थे वो कौन थे? ईशान देव थे, ईशान थे। ठीक है, और इनके जो समकालीन शासक थे, मतलब महाशिव गुप्त के समकालीन में कौन कौन शासक कर रहा था? तो हर्षवर्धन था और पुलकेशिन द्वितीय था। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो कहाँ का शासक था? तो वातापी का शासक था। और इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम शिव नंदी था। ठीक है, और सबसे अधिक ताम्रपत्र और शिलालेख इनका प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक और ताम्रपत्र शिलालेख किसका प्राप्त हुआ है? तो महाशिव गुप्त बालार्जुन का प्राप्त हुआ है। और यह एक ऐसा शासक है जिसका कोई भी सिक्का ही नहीं मिला है। सिक्का मतलब ना इनका चांदी का सिक्का मिला, ना सोने का सिक्का मिला, कहीं से भी कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और इनके शासक काल में बौद्ध धर्म इनके शासक काल में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। ठीक है, इनके शासक काल में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। ठीक है, इनके शासन काल में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। तथा हेनसांग ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत थी उसमें छत्तीसगढ़ का भी वर्णन किया है। तथा छत्तीसगढ़ को किस नाम से क्या बोला है? किया सलो के नाम से उल्लेखित किया, किंतु इन्होंने राजधानी का उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु हेनसांग ने इनमें राजधानी का उल्लेख नहीं किया। क्वेश्चन पूछ सकता है हेनसांग ने किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया? तो राजधानी का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, और इनके शासनकाल को दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो महाशिव गुप्त बालार्जुन थे, इनके साथ जब ये शासन करते थे तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल भी माना जाता है। ठीक है, महाशिव गुप्त के टोटल 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, टोटल 27 ताम्रपत्र सिरपुर से मिला है। इनके जो ताम्रपत्र वो कहाँ से मिले? सिरपुर से मिले। और इनका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? रमेंद्र नाथ मिश्र एवं डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर ने किया था। ठीक है, तो रमेंद्र नाथ मिश्र तथा डॉक्टर ठाकुर ने किया था। ठीक है, और एक फैक्ट क्या मिलता है? ऐहोल प्रसक्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के अनुसार शिवगुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और हेनसांग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 100 सांगाराम विहार थे। यहाँ पे 10,000 महाज्ञानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और 70 देव मंदिर थे। जो हेनसांग ने अपने यात्रा विधान में बोलते हैं, जो सिरपुर में था वहाँ पे 100 सांगाराम विहार थे। और जहाँ पे 100 महाज्ञानी
10,000 महागानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे तथा 70 देव मंदिर थे। सब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए। प्री में इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये मेंस के कंटेंट है तो आप लोग पढ़ते जाइए। कथन निष्कर्ष में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है किसी का, तो सब पढ़िए। और जो पांडु वंश का पतन कैसे हुआ, तो इस वंश का पतन जो नलवंशी शासक थे विलासतुंग एवं बाणवंशी शासक विक्रमादित्य की भूमिका थी। बाणवंशी शासक हम लोग कल पढ़ेंगे। बाणवंशी शासक के जो प्रतापी शासक कौन थे, विक्रमादित्य थे। ठीक है, तो इस वंश के पतन किसके हुआ, नल वंश के शासक विलासतुंग तथा पांडु वंश के बाण वंश के शासक कौन थे, विक्रमादित्य थे। ठीक है, और थोड़ा लक्ष्मण मंदिर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मण मंदिर यह ईंटों से बना हुआ है। जो लक्ष्मण मंदिर है वह ईंटों से बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में एक शेषनाग विराजमान होने के कारण इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। जो लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में एक शेषनाग विराजमान है, जिसको मतलब लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मण को ही शेष नाग का अवतार माना जाता है। यह मुख्यतः विष्णु जी का है। अब हम लोग देख लेते हैं, 2 ठो लक्ष्मण मंदिर है। एक लक्ष्मण मंदिर है, 2 ठो लक्ष्मण मंदिर है। एक लक्ष्मण मंदिर ये है और एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। एक लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर में महासमुंद में है। और एक लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, खरोद में है, जांजगीर चांपा में। एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, रानी वसाटा ने करवाया था। और एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ईशान देव या इंद्रबल ने करवाया था। ठीक है, और इसको जो ये वाला जो लक्ष्मण मंदिर, इसको पूर्ण किसने किया था, तो बालार्जुन ने किया था। ये विष्णु धर्म को समर्पित है या शिव धर्म। एक बार और देख लीजिए, 2 लक्ष्मण मंदिर है, ये और ये। इसमें एक सिरपुर है और एक खरोद जांजगीर चांपा में। इसका निर्माण किसने करवाया था, रानी वसाटा देवी ने करवाया था। और पूर्ण किसने किया, बालार्जुन ने किया। दूसरा लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, जांजगीर चांपा में। ये किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। और इसमें 1,25,000 चावल छिद्र मतलब है, उसमें उसको चढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग सिरपुर के पांडु वंश का एकदम डिटेल में अध्ययन करे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, दर्शन शास्त्र का वीडियो जैसे ही मेरे चैनल में 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं दर्शन शास्त्र का वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन दर्शन शास्त्र से रिलेटेड नहीं छूटेंगे। और धीरे धीरे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं पॉलिटी, इतिहास और भूगोल की भी वीडियो श्रृंखला हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जारी करूंगा और मैं खुद बताऊंगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि मेंस का एग्ज़ाम है, तो मेंस की एग्ज़ाम तैयारी करनी रहती है, थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इस बात को बेफिक्रे रहे। बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि लाइक या सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम लोग और अच्छा काम करने के लिए एग्रेसिव होते हैं। तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी पूरा कंटेंट मैं तो फ्री में दे ही रहा हूँ, इसकी नो टेंशन। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। कल एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पूरा ख़त्म, फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे।